हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र क्या होता है? यह देखिए, हमने पढ़ा अभी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत ऊर्जा यहां से हमको प्राप्त होगी। ठीक, चलिए तो इसमें क्या करते हैं, विद्युत जनित्र दो प्रकार का होता, समझ लीजिए। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसमें यह भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दिष्ट धारा जनित्र यह भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदलता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है, इससे जो धारा हमें प्राप्त होती है उसका मान प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है। किस प्रकार? इस प्रकार ये मान लेते हैं, ऐसे है। तो ये धारा का मान पहले शून्य से अधिकतम होगा, अधिकतम से घट करके फिर शून्य हो जाएगा, इस रेखा पर शून्य मानेंगे। फिर विपरीत दिशा में घट करके अधिकतम होगा, विपरीत दिशा में देखिए ये बढ़ करके गई, विपरीत दिशा में बढ़ करके अधिकतम हो जाएगा, और ये ऋणात्मक मान होगा, है ना। फिर यहीं से क्या होगा, फिर से घट करके ये शून्य हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त होता है। और दिष्ट धारा में क्या होता है, इसमें एक ही दिशा में धारा प्राप्त होती है, मतलब पहले धारा शून्य से अधिकतम हो जाएगी, फिर घट करके शून्य हो जाएगी, फिर बढ़ करके उसी दिशा में बढ़ करके अधिकतम होगी, फिर घट करके शून्य हो जाएगी। ये दिष्ट धारा जनित्र के लिए देखे, दिष्ट धारा के लिए ग्राफ मिल गया, ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ। अब जरूरी नहीं हमने दो बार खींचा, दो ही बार खींचो, आगे भी बढ़ा सकते हो इस प्रकार। ठीक है, इसमें भी ऐसे। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। शुरुआत हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। ठीक, इसके मुख्य चार भाग होते हैं, सेम उसी प्रकार से इसके मुख्य चार भाग होते हैं। पहला शक्तिशाली चुंबक, इसमें कहेंगे कि इसमें शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसके उत्तरी दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। बीच के क्षेत्र में आयताकार कुंडली को घुमाया जाता है। यहाँ हमको कैसे घुमाते हैं? टरबाइन या किसी भी साधन से इसको घुमाया जाता है। ठीक, शक्तिशाली चुंबक हो गया। इसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट, आर्मेचर। आर्मेचर में वही चीज कि यह नर्म लोहे के क्रोड के चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है, और तांबे के तार के, ध्यान दिए, दोनों सिरे किससे लगे होते हैं? ये हमारा हो गया आर्मेचर। चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा। आर्मेचर ये जुड़ा हुआ होता है किससे? विभक्त वलय को यहां हम सर्पी वलय कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये छल्ले नुमा होता है, ये छल्ले नुमा होता है। विभक्त वलय के स्थान पर इसको सर्पी वलय कह लीजिए, या विभक्त वलय भी कह सकते हैं। विभक्त वलय या सर्पी वलय। ठीक, सर्पी वलय या विभक्त वलय P और Q है। ठीक, इसको बताएंगे कि सर्पी वलय में क्या लिखेंगे कि यह दो छल्ले नुमा आकृति का बना हुआ होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। सर्पिल वलय से आर्मेचर में लगे तांबे के दोनों तार जुड़े हुए होते हैं, और सर्पिल वलय के दूसरे सिरे पर क्या लगा हुआ होता है? ब्रुश लगा हुआ होता है। ठीक, हो गया ये सर्पिल वलय। इसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे ब्रुश। ब्रुश में क्या लिखेंगे? यह कार्बन अथवा ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, इसका एक सिरा सर्पिल वलय से लगा होता है, और दूसरे सिरे से संबंधक पेंच द्वारा इसमें धारा को जोड़ करके क्या करते हैं? इससे धारा प्राप्त करते हैं। इससे क्या करते हैं? धारा प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए इतना हो गया, संरचना हो गई पूरी। इसके बाद चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद या पहले ही सिद्धांत लिख दीजिए ना, किस सिद्धांत कार्य करता है। सिद्धांत में इसमें क्या होगा कि देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में जब इस कुंडली को घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा बढ़ने लगती। ठीक है, तो इस घटना क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले हम सिद्धांत में लिखेंगे कि यह किस सिद्धांत कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में इस कुंडली को जब घुमाते हैं वही सब होता जो होता है। क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन, प्रेरित विद्युत बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक, सिद्धांत हो गया। इसके बाद क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या लिखेंगे कि जब इस आर्मेचर को, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आर्मेचर को टरबाइन, पुल्ली पट्टा अथवा
अन्य किसी यांत्रिक साधन से इस आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक, कैसे उत्पन्न होती है इसको भी बताना पड़ेगा। कैसे? जब मान लेंगे जब प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है यानी 0 अंश, और तब थीटा की जगह देखिए फाई बराबर मैं बताया BA cos थीटा। ठीक, तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है और इसमें थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और तल पर खींचे गए लंब के बीच का कोण। ठीक ना, इसलिए यहाँ जो कोण लिखेंगे वो 90 में से घटा करके लिखेंगे। चूंकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो 90 में से 0 घटाइए, क्या आएगा? 90 आएगा। cos 90 का मान 0 होता है यानी चुंबकीय फ्लक्स 0 हो गया। कब? जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ठीक, दूसरी स्थिति ये फ्लक्स शून्य हो गया तो क्या होगा? यहाँ पहली बार जब समांतर होगा तो चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा तो धारा भी शून्य हो जाएगी। ठीक, चलिए अब समांतर से हम मान लेते हैं कुंडली लंबवत हो गई, तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा तब क्या होगा? थीटा की जगह यहाँ 90 - 90 लिखेंगे तो cos 0, और cos 0 का मान कितना आ जाएगा? 1। जब समांतर है तो चुंबकीय फ्लक्स 0 और धारा 0 हो गई, और दूसरी बात जब लंबवत हो गया तो कितना मिलेगा? cos 0 का मान 1 आएगा यानी अधिकतम हो गई। तब यहाँ धारा भी क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। कब? शून्य से जब 90 अंश तक पहुंचा तो क्या हो गई? धारा शून्य से अधिकतम हो गई। ठीक है, चलिए एक चक्कर ये पूरा हमने माना है, तो एक चक्कर में पूरा कितना कोण बनता है? 360। तो 0 से यहां तक पहुंचा 360 हो गया। ठीक है, आधे चक्र में घूमा है कितना हो जाएगा? 180। इन दोनों का आधा कर दो, ये 90 हो गया। 1/90 180, एक बार और 90 कितना? 270 हो गया। ठीक, तो यहाँ इसी प्रकार से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा क्या? कि धारा जब समांतर होती है तो शून्य होता है, 90 अंश पहुंचती है तो धारा अधिकतम हो जाती है, 90 से 180 पहुंचता है तो घट करके शून्य हो जाता है। चलो एक और चेक कर लेते हैं। तो जब तीसरी स्थिति क्या हम बता रहे हैं कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 180 अंश कोण पर होता है यानी विपरीत दिशा में पहुंच गया, तब फ्लक्स कितना मिलेगा? फाई बराबर वही BA cos बताया हमने, 90 में से घटा करके लिखोगे कितना? 180। तो यहाँ आएगा BA cos -90, और cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा होता है, तो यहाँ आ गया BA cos 90 का मान 0, तो यानी फाई बराबर 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स 180 पर जब पहुंचा तब भी शून्य हो गया। आई बात समझ में? तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे? इतना सब डिटेल नहीं लिखना, ये तो हमने समझने के लिए बता दिया है ना। लिखोगे क्या कि जब प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो फ्लक्स शून्य होता है, धारा शून्य होती है। जब कुंडली 90 अंश पर पहुंचती है तो धारा जो है शून्य से बढ़कर के अधिकतम हो जाती है। 90 अंश पहुंचती है तो शून्य से बढ़कर अधिकतम हो जाती है। 90 से 180 अंश पहुंचती है तो अधिकतम से घटकर शून्य हो जाती है। ठीक, फिर 180 से 270 तक जब पहुंचती है तो शून्य से विपरीत दिशा में बढ़ करके अधिकतम हो जाती है, विपरीत दिशा में बढ़कर अधिकतम होती है। और 270 से 360 अंश तक जब पहुंचती है तो धारा पुनः घटकर शून्य हो जाती है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार जो धारा यहाँ प्राप्त होती है उस धारा का मान प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और देखिए यहाँ एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हो कि शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, आधा चक्कर हो गया। आधे चक्र में धारा जो है यक्ष से वाई की ओर बह रही है, यक्ष से वाई की ओर बहती है, और आधे चक्र के बाद ये धारा वाई से यक्ष की ओर हो जाती है। ठीक, आया प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के बाद यही समझ लीजिए दिष्ट धारा। चलिए, जब ये दिष्ट धारा जनित हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ये विभक्त वलय जो होगा ये बेलनाकार होगा। इसमें कैसे लिखेंगे? सब शक्तिशाली चुंबक, आर्मेचर, सब वही लिखना है। विभक्त वलय में क्या लिखेंगे कि यह बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। बाकी सब वही
तांबे के दोनों तार विभक्त वलय से लगे होते हैं और विभक्त वलय ब्रुश से जुड़ा हुआ होता है, ब्रुश कार्बन या ग्रेफाइट से जुड़ा होता है। ठीक, और इससे धारा प्राप्त होती है। ठीक, और ये विभक्त वलय में एक चीज और ऐड करेंगे क्या, कि ये विभक्त वलय इसकी दिशा जो है बदलती रहती है। ब्रुश अपने विभक्त वलय को आधे चक्र के बाद बदल लेते हैं, आधे चक्र के बाद बदल लेते हैं, जिससे धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती है। ठीक है, क्रियाविधि में सब वैसे लिखना है, यही बदल दोगे क्या, कि धारा शून्य से जब 90 अंश तक अधिकतम होती है और जो 90 से 180 पहुंचता है घट करके शून्य हो जाती है, और तब आधे चक्र के बाद यही ब्रुश अपने विभक्त वलय को बदल लेते हैं। 180 अंश के बाद इसकी क्रियाविधि में क्या ऐड करोगे कि 180 अंश पर ब्रुश अपने विभक्त वलय को बदल लेते हैं, और तब धारा उसी दिशा में ना पुनः बढ़ करके अधिकतम हो जाती है, फिर घट करके शून्य हो जाती है। आई बात समझ में? 180 से 270 तक बढ़ करके अधिकतम होती है और 270 से 360 तक घट करके पुनः शून्य हो जाती है। इस प्रकार धारा एक ही दिशा में प्राप्त होती है। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा।